हेलो बच्चों, जैसा कि पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 22 तक के सॉल्यूशंस देखे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे और इसके पहले पार्ट को आप लोग फॉलो कर लीजिए। तो देखते हैं पहला यहाँ प्रॉब्लम क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 3.3 वाट पर मीटर स्क्वायर आर रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया गया है और इंटेंसिटी ऑफ वेव गिवन। अच्छा, पैरेलल बीम कहने से वो डाइवर्जिंग नहीं है, यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी घट नहीं रही है। तो बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में। तो याद रखिएगा, जब हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई सी। तो आई बराबर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो उस हिसाब से ई नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने बन के तैयार होता है। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट रूट ओवर 2, इंटेंसिटी देखिए कितनी है 3.3। अब हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट, नीचे चला जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखा जाए तो 3.3 है, ये 8.85, इसको 8.8 मान लो। तो अगर मानोगे ऐसा तो लगभग ऊपर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब फाइनल सोल्यूशन बनाते हैं तो देखिए क्या लिखा है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। 3 से 3 अप्रोक्सीमेटली याद कीजिएगा, बात हो रही है यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, रूट करेंगे 1/2 आ जाएगा और नीचे 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। यह 100/2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। अब ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब जरा देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 50, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। वैसे पहले आंसर से ही हमें क्या बन जाना चाहिए था, रिजल्ट लिख लेना चाहिए था, दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला ही कोई मैच नहीं करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूसेस बाय 4%। अगर अर्थ का रेडियस 4% कम कर दिया जाए तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से क्या हो जाएगी। वैसे यह बताया नहीं गया है कि एस्केप वेलोसिटी सरफेस से बात पूछी जा रही है, लेकिन हम कन्वेंशनली मान लेंगे कि वो सरफेस से ही है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2gm/re सरफेस से। अब जरा देखिए यहाँ बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी वाले टर्म में एक फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, टू ग्रेविटी रेडियस ऑफ अर्थ। मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम स्फीयर को मान लो अर्थ को, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। यहाँ देखिए आर की पावर 3 है, यहाँ आर ई स्क्वायर आ जाएगा, बाहर ले लो आर ई, और रूट ओवर यहाँ पर बचेगा 8g और यहाँ पर 3 ऊपर पाई और नीचे डेंसिटी। देखा जाए एस्केप वेलोसिटी, ये वाला टर्म तो पूरा उड़ गया, कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पर, रेडियस ऑफ अर्थ पर। इस केस में जब डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट, हर बार के लिए नहीं। तो अगर देखा जाए किसी भी तरह से रेडियस में चेंजमेंट एस्केप वेलोसिटी में चेंज करेगा, तो डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा r बाई आर। अब जरा देखिए रेडियस को क्या किया गया है, इज रिड्यूस्ड बाई 4%, इसलिए हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो भी रिड्यूस होगा बाई 4%। तो रिड्यूस बाई 4%। याद रखिएगा यहाँ चेंजमेंट हो रहा है, जैसा चेंज यहाँ होगा वैसा ही चेंज यहाँ होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कई बार इसे देखा है। कह रहे हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट डेप्थ ऑफ h इन वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, रेडियस ऑफ सर्कल एट द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच लाइट इमिट्स। इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। जिस अगर पानी के अंदर सोर्स रखा हुआ है, लाइट बाहर आए तो एक सर्कल से वो बाहर आती है, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। और उसके लिए हम लोग रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं उस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, h tan थीटा c। और अगर बाहर हवा हो तो सीधा फॉर्मूला हो जाता है रूट ओवर n स्क्वायर -1। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए h हो गया, n कितना है आपका 4/3 का होल स्क्वायर -1 पानी लिया गया है। सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 16 - 9 और 9 का रूट ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3h बाई रूट ओवर 7, यानी कि ऑप्शन पहला इसके लिए क्या बन जाएगा, हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस है जिसका टेम्परेचर T नॉट है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फाइनल टेम्परेचर 2T है, तो हीट सप्लाई टू द गैस, गैस को कितना हीट सप्लाई किया जाएगा। तो पहली बात, इस प्रोसेस के बारे में आप नहीं जानते। P बाई V किसके लिए कांस्टेंट है, जो 4 कन्वेंशनल प्रोसेस है उनके बारे में ये नहीं है, ये कोई और प्रोसेस है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि याद होगा आपको, PV टू दी पावर x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस याद रखिएगा, पॉलीट्रॉपिक, जिसमें वहां गामा न हो, याद रखिएगा पॉलीट्रॉपिक, x डजंट इक्वल टू गामा, गामा न हो, गामा हो जाएगा तो एडियाबैटिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस केस में मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है, याद रखिएगा CV डिवाइड बाई R 1 - x, x वही पावर रखी जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है,
तो CV देखिए मोनोटॉमिक गैस है, तो 3/2 ऑफ R, F/2 ऑफ R रख दिया जाएगा। R को R रखते हैं, और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, P टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो देखा जाए तो x हमारा यहाँ पर -1 है, तो यहाँ 1 -1 कर दिया गया। देखिए 3R/2 हो गया, R/2 हो गया, सॉल्व करने पर 2R आ जाएगा। ऐसा हो गया तो अब जब हीट सप्लाई फॉर्मूला निकालते हैं तो वो याद रखिएगा ms डेल्टा थीटा वाले फॉर्मेट में हम हीट सप्लाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लेकिन मोल्स दिए हुए हैं तो NC डेल्टा T रख दीजिए, N1 दिया हुआ है, C की वैल्यू अभी आपने निकाली 2R है, और डेल्टा T 2T0 माइनस T0 है। देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो 2RT0 होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हीट सप्लाइड टू द गैस, टू द सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात अगर हम करें तो डायमेंशन का सिंपल सा प्रॉब्लम है, कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फ्लाइंग कांस्टेंट है, उनको फंडामेंटल सिस्टम माना गया है, तो टाइम की डायमेंशन इस सिस्टम में क्या होगी। देखिए वहां CGH दिया हुआ है, यहाँ आंसर GHC में बनाया गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप GHC में लिखें। तो टाइम को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, G की पावर A, H की पावर B, C की पावर C ही ले लेते हैं। XYZ लेना चाहो तो ले लो, तुम्हारी जो इच्छा। अब डायमेंशन सबकी बराबर कर दो, जो हम लोग नॉर्मली डायमेंशन का एप्लीकेशन समझते हैं कि नए फंडामेंटल यूनिट्स में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब डायमेंशन अगर आप पता होगी तो इसको तेजी से कर पाएंगे, नहीं पता होगी तो उस सिचुएशन में आपको दिक्कत है, आपको हर एक का निकालना पड़ेगा। तो याद रखें कांस्टेंट का डायमेंशन। अब अगर h की डायमेंशन लिखने जाए तो ml² t-1 की पावर b, और स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट है lt-1 की पावर c। अब यहीं से डायरेक्टली कंपेयर करें, m की पावर, l की पावर और t की पावर। तो m की पावर देखिए यहाँ -a है, यहाँ पर b है, वहाँ नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाए a - b इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर। तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। तो a और b दोनों पावर बराबर है, तो a और b दोनों पावर 1 2 3 में बराबर है, चौथे वाले को पहले उड़ा दो। अब जरा देखते हैं, पहला एनालिसिस हो गया, दूसरे की पावर बराबर करते हैं, मतलब l की पावर लेते हैं। तो l की पावर यहाँ 3a है, यहाँ 2b है, वहाँ c। देखते हैं क्या, 3a प्लस 2b और प्लस c इज इक्वल्स टू क्या, 0 हमने कर दिया। अच्छा a बराबर b हमें पता है, तो इस चीज को हम एक बार और चेंज कर सकते हैं, a बराबर b कर दो, तो यहाँ 2b की जगह 2a कर दो, तो 5a प्लस c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स c की वैल्यू -5a के बराबर होगी। जब जरूरत पड़ेगी तो c की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, ये हम a की वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये दोनों इक्वेशनों का एनालिसिस हमारे सामने आ गया, a बराबर b और c बराबर -5a। जरूरत पड़ने पर इनका रिप्लेसमेंट करेंगे। अब जरा देखते हैं जो हम थर्ड इक्वेशन लिखने वाले हैं t की पावर के लिए, तो यहाँ t की पावर 1 है, बाकी सब में t की पावर देखते हैं। तो t की पावर 1 एक तरफ, उधर t की पावर -2a है, फिर देखिए t की पावर -b है, फिर t की पावर -c इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए a बराबर b पता है और c बराबर -a पता है, तो हम सब कुछ a के टर्मों में रखें ताकि एक आंसर आ जाए। यहाँ देखिए a रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे -5a, देखिए सारे आंसर्स आ गए। यहाँ देखिए -3a हुआ, यहाँ +5a हुआ इज इक्वल्स टू 1 हुआ, और इसको सॉल्व करते हुए 2a की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से a की वैल्यू देखिए हमारी 1/2 आ जाती है, और बहुत ही आसानी से हमें b की वैल्यू भी मिल गई। b की वैल्यू चूंकि a के बराबर है इसलिए 1/2, और सिमिलरली c की वैल्यू मिल गई -5a, तो -5a की वैल्यू हो गई -5/2। सारी वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -5/2, और पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा लेंदी रहता है लेकिन हर एक स्टेप या हर एक कैलकुलेशन से जो सॉल्यूशन बनता चले इक्वेशन से आप बनाते रहेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, टॉर्क का प्रॉब्लम है। टॉर्क का फॉर्मूला आप 50 बार लगा चुके हैं, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ लिखना है आपको। आप क्या करें, सबसे पहले आर लिखें ऊपर, फिर एफ लिखें। देखिए आर बाद में दिया है, पहले दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 3i है प्लस 2j है प्लस 3k, और फिर एफ लिख दिया गया है 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो आर क्रॉस एफ करें तो डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएंगे, जरा लिख देते हैं भाई मैट्रिक्स बना के। यहाँ पर लिखा गया i j k, i के साथ देखिए कितना है 3 2 3, यहाँ है 2 -3 और 4। आई को सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर आई के सोल्यूशन से ही आंसर आ जाएगा, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आई क्लोज किया, देखिए 8 माइनस -9 का ही आ गया, तो क्या आएगा, देखिए इसके आगे बाकी सारे टर्म है लेकिन यही 17 आई आ जा रहा है, और ऑप्शन पहला क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। बाकी सारे ऑप्शन भी आप चाहें तो ट्राई कर लें। -j क्लोज क्लोज, देखिए 12 - 6, फिर k लिख लेते हैं, प्लस k कर लेते हैं, k क्लोज क्लोज, यहाँ आ जाएगा -3 तो यह आ जाएगा -9 और फिर -4, तो आंसर आ गया, जरा देखिए -17 आई, दिस इज -6j -13k। लेकिन यहाँ पर पहले स्टेप में ही आंसर आ जाता, बाकी लगाने की जरूरत नहीं थी। करंट का एक प्रॉब्लम आता है जो इस तरह के फॉर्मेट पर बनाया गया है, 2 सेल बनाया गया और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया। तो सबसे पहली चीज आप याद रखें, ये जो mn पॉइंट है ये चूंकि तार से कनेक्टेड है, तो m वाला ही सारा पॉइंट है, a c भी है और यही n वाला पॉइंट d b भी है, तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में इसका वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो ऐसे तो इक्विवेलेंट ऑफ सेल यूज किया जा सकता है। इक्विवेलेंट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए मुझे, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इन केस ऑफ टर्मिनल एक जैसे कनेक्टेड है।
तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों सेलों के आर इक्विवेलेंट को पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। पैरेलल का तरीका आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, 3 into 2 3 + 2 दिस इज 6/5 और 1.2। अब ऐसा आ गया तो हम ई इक्विवेलेंट भी बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं, वही हमसे पूछा भी गया है। ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 1.2, E1 है आपका 12/3, E2 है 6/2। देखिए ऊपर 4 3, सॉल्व करने पर आया 7 into 1.2 दैट इज ई इक्विवेलेंट, आ गया 8.4 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। सिंपल सा, ऐसे सर्किट को पहचानने की आदत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कह रहे हैं दो बॉडीज हैं जो एसिस्टम परफॉर्म कर रही हैं, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम है, उनके फेज किसी इंस्टेंट पर दिखाए गए, मतलब यहाँ P1 है और यहाँ ये P2 है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा मुझसे कहता तो मैं सीधे लगा देते, क्योंकि A/2 अपोजिट डायरेक्शन में है, चल अपोजिट रहे, पाई का फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री। लेकिन मान लेते हैं कभी कभी बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक तरीका भी देखिए। जैसे यहाँ से हम गए लौटे, तो हमने टोटल पाई ट्रेवल किया होगा, इस हिस्से में पाई ट्रेवल करते हैं, तो पाई में ये कम है, पाई-6। लेकिन अगर हम पूरा चक्कर मारें तो 2 पाई लगेगा एंगुलर रोटेशन। अब 2 पाई में इधर की तरफ जब हम आगे, तो ये वाला दूरी कितनी पड़ती है याद रखिएगा, A/2 पर हम पाई/6 पर होते हैं। तो A/2 पर हम कितनी देर में होते हैं याद रखिएगा, A/2 पर जो हमारा फेज एंगल होता है वो पाई/6। तो यहाँ से आधा ट्रेवल करने पर पाई-पाई/6, और यहाँ से पूरा ट्रेवल करने पर 2 पाई-पाई/6। तो पहले वाले का अगर हम फेज लिखना चाहें तो हम लिखेंगे पाई-पाई/6। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आ जा रहा है, 5 पाई/6। फिर दूसरे वाले का देखें, कंप्लीट राउंड लेने वाला है, उसमें से पाई/6 कम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 11 पाई/6। दोनों का फेज डिफरेंस देखिए क्या आने वाला है, 11 पाई/6 माइनस 5 पाई/6, वही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 6 पाई/6 दैट इज 5। आंसर 2। याद रखिएगा अपोजिट वाला भी लॉजिक लगाया जा सकता है, क्योंकि पोजीशन सेम है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सब सेम है, इसलिए वो लॉजिक लगाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, ये हमारे स्क्रू गेज का एक सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा गया है। स्क्रू गेज में 0 एरर होने वाली है, रीडिंग लेने वाले हैं और बाकी सारी कैलकुलेशन साझा नहीं है। स्क्रू गेज वाले को हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्केल वाले सीरीज में कवर भी किया है, उस प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, कह रहे हैं कि कॉपर वायर का जो डायमीटर मेजर किया गया है स्क्रू गेज से, जिसमें 4 फुल रोटेशन 2 mm आगे बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ से पिच आ जाएगी। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन दिए हुए हैं, तो फिर वहां से हम क्या निकाल पाएंगे, लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले पिच निकालते हैं, फिर लीस्ट काउंट निकालते हैं, फिर रीडिंग निकालते हैं, 0 एरर देखते हैं और फाइनल रीडिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पिच। तो पिच निकालने का तरीका क्या है, आपको देखना है एक फुल रोटेशन में ये कितना चलेगा। तो 4 फुल रोटेशन जब ले रहा है तो 2 mm चल रहा है, तो यानी कि एक पूरे चक्कर में ये चलेगा 2/4 दैट इज 0.5 mm। अब पिच आ गया तो लीस्ट काउंट पर बढ़ते हैं आगे। लीस्ट काउंट हो जाता है पिच डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो 0.5/100 दैट इज 0.005 mm। अब ऐसा ही है तो लगे हाथ तो 0 एरर भी देख लेते हैं। 0 एरर पहचानने का तरीका है जब 0 मैच ना करे, इसमें जब वो नीचे होगा तो फिर वो पॉजिटिव 0 एरर, जब ऊपर होगा तो नेगेटिव 0 एरर। कह रहे हैं व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड एंड स्क्रू इज कंप्लीटली क्लोज्ड, मेन स्केल की रीडिंग 0, सर्कुलर स्केल की रीडिंग छठा डिवीजन, तो यही 0 एरर हो गई। 6 into 0.005 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.03 mm। ये हो गया हमारा 0 एरर, वो भी पॉजिटिव टाइप का। अब 0 एरर आ गई, अब हम क्या निकालने जाए, हम निकालते हैं इसकी रीडिंग और फिर करेक्ट करते हैं। तो इसकी रीडिंग जब निकालेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, रीडिंग में दिया हुआ है 4 डिवीजन। मेन स्केल कितना रीड कर रहा है, 4 डिवीजन, लेकिन मेन स्केल का एक डिवीजन 0.5 mm के बराबर है, तो 4 into 0.5, तो इस तरह से हमें क्या इसका आंसर मिलेगा 0.5, यानी कि 2 mm के बराबर की रीड कर रहा है यहाँ पर। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखिए 23rd डिवीजन है, इसका लीस्ट काउंट देखते हैं तो 0.005, फिर माइनस करते हैं लीस्ट काउंट, वो जो हमारी 0 निकाल के रखे थे वो माइनस कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 पॉइंट के साथ, और मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.03, आंसर आ गया 2.085 mm। इस तरह से इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इस स्क्रू गेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगेन एक्सपेरिमेंटल जो स्किल्स हैं उनका प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। 5 वोल्ट की बैटरी, एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा गया है 4.9 किलो ओम का। देखिए हमारे पास वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट की बैटरी है, जो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है वो 4.9 किलो ओम है, या आप कह सकते हैं 4900 ऑफ ओम है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई सन रेजिस्टेंस ना लगाओ तो 20 डिवीजन रीड करता है। जब सन रेजिस्टेंस लगाया गया और ऐसे लगाया गया कि इसकी वैल्यू हाफ हो जाए, तो सन रेजिस्टेंस की वैल्यू 98 ओम है। तो फिगर ऑफ मेरिट बताइए। तो नॉर्मली तो हम ये कह देते हैं कि सीधा सन रेजिस्टेंस की वैल्यू 98 ओम ले लो, ठीक है, जो सन रेजिस्टेंस है वही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R into S डिवाइड बाई R minus S। R की वैल्यू देखिए 4900 है
यहाँ 98 है, डिवाइड करेंगे तो 4900 माइनस 98 करेंगे 80 4802 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 100 ओम आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये होने से हम सर्किट में टोटल करंट बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज R प्लस G। तो V की वैल्यू देखिए 5 वोल्ट हो गई, यहाँ 4900 है, 100 है, इसीलिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। 5/5000 याद रखिएगा क्या आ जाएगी, एम्पियर आ जाएगी। ये हम इसको सॉल्व करें तो 1 मिली एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर ये करंट आ गई है तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना इसका हमारा फिगर ऑफ मेरिट होगा। तो फिगर ऑफ मेरिट होता है I/थीटा। तो करंट हमारी कितनी है देखिए 1 मिली एम्पियर, हमारे डिवीजन कितने थे 20। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर पर डिवीजन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 50 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, जो कि फोर्थ ऑप्शन को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक अच्छा प्रॉब्लम, आप जानते हैं कि जब ऐसी सेल की प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मिडिल वाले सरफेस को अगर हम ग्राउंड कर दें तो कितना चार्ज अर्थ पर जाएगा। तो बच्चों के मन में सीधा आता है पूरा चला जाएगा, -2 की ऑप्शन ही नहीं। अब हम यहाँ पर एक बात समझते हैं, जब किसी सरफेस को आप ग्राउंड करते हैं तो वहाँ का पोटेंशियल जीरो होता है। चार्ज जीरो होना एक सेकेंडरी कंडीशन हो जाती है कि इन केस ऑफ चार्ज जीरो करके पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो पूरा चार्ज चला जाएगा। इन केस ऑफ किसी और चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है तो वही चार्ज वहाँ उस सरफेस पर अपीयर होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू चार्ज अपीयर हो रहा है या फाइनल चार्ज इसमें क्यू, और फिर इसको हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर पूरा चार्ज भी जीरो हो सकता है और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और चार्ज। तो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल जीरो करना है। जितने भी अरेंजमेंट है सबकी वजह से वहाँ पोटेंशियल निकालिए और जीरो कर दीजिए। अंदर वाले पर क्यू है, बाहर वाले पर 3Q है और इस पर हमें क्या है पता नहीं। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल जीरो करना है तो अंदर वाले के बाहर, जब बाहर होता है तो डिस्टेंस रखी जाती है। तो अंदर वाला कितना है बताइए, KQ, और उसकी दूरी वहां से मतलब सरफेस से उस पॉइंट की दूरी 2a है। फिर जो बीच वाला है जिस पर आपको चार्ज निकालना है आपको पता ही नहीं है, लेकिन दूरी उसकी भी 2a है। और बाहर वाले के अंदर रखा हुआ है जिस पर चार्ज देखिए 3Q है। तो K इंटू 3Q और उसका पूरे का रेडियस रखा होगा क्योंकि अंदर पोटेंशियल रेडियस के बराबर हो जाता है, सरफेस के बराबर हो जाता है। अगर हम इस पूरे टर्म को जीरो करें तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ KQ, यहाँ देखिए 3a खत्म, यहाँ इसको लिख लेते हैं KQ कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा क्या, ये बचा 1/2 ऑफ a, और फिर इधर की तरफ बचता है 1/a इक्वल्स टू उधर भेज देते हैं KQ/2a कर देते हैं। देखिए a है, a से a कट कर दीजिए, k से k कट कर दीजिए, पर देखिए क्या आ गया Q इंटू 3/2, और इधर की तरफ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -Q/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं और -Q की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 3Q। अगर देखा जाए तो Q की वैल्यू -3Q हो गई। देखिए पहले इस पे चार्ज था -2Q, बाद में चार्ज आ गया -3Q। तो जवाब होगा कि कितना अर्थ को गया है। देखिए पहले -2Q था, अब -2Q में अगर Q और चला जाए तो फिर ये क्या होगी, याद रखिएगा -3Q बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3Q, और Q कम हो गया है। यानी कि ग्राउंड को जाने वाला जो चार्ज है वो कितना है, Q। -Q मत लगाइएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक की इस तरह की प्रॉब्लम्स हम कई बार सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि पहले हमारी काइनेटिक एनर्जी 1.8 eV है, जब फ्रीक्वेंसी 25% बढ़ा दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी दोगुना मतलब 3.6 हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन निकालना है, दो इक्वेशन सोल्यूशन बनाइए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, Kmax, फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला रिकॉल करना बहुत जरूरी है। Kmax की वैल्यू hν माइनस फाइव हो जाएगी। पहले है 1.8, फ्रीक्वेंसी hν ही लेते हैं, -5 कर देते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं। फिर हमने फ्रीक्वेंसी को 25% बढ़ा दिया है, तो 25% बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी 3.6 हो गई। 3.6 25% बढ़ाएंगे तो न्यू प्लस 25% ऑफ न्यू, दैट मीन्स V/4। सॉल्व करने पर आ जाएगा h इंटू 5/4 ऑफ न्यू माइनस ऑफ 5, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ 5/4 है, मल्टीप्लाई कर दें इसी 5/4 से सोल्यूशन बनाने के लिए एलिमिनेशन तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है जरा देखिए, हमारे पास है 3.6 और 5/4 ऑफ h न्यू माइनस ऑफ 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 ऑफ 1.8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे तो 5/4 ऑफ h न्यू माइनस 5/4 ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस सबसेट करके करा दें, इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ आंसर आ जाएगा देखिए 5 और ये प्लस हो गया है 5/4 ऑफ 5, सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 3.6 माइनस 9/4, ओवरऑल सॉल्व करते हैं देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 14.4 माइनस 9/4 इज इक्वल्स टू 5/4, 4 से 4 कट कर दीजिए, आंसर आ गया 5.4 eV। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करिएगा, इससे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। डायोड का एक सिंपल सा प्रॉब्लम आता है, इसमें पूछा गया है कि रिवर्स और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप जानते हैं डायोड में डायनामिक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस हर एक रीजन में क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो अलग अलग हिस्सों का स्लोप अलग अलग होता है, आपको स्लोप ही फाइंड आउट करना है। तो रिवर्स बायस मोड में इस हिस्से को सॉल्व करना है, फॉरवर्ड बायस मोड में उस हिस्से को सॉल्व करना है। रिवर्स बायस मोड में देखेंगे तो यहाँ वोल्टेज -15 है और करंट यही ले लीजिएगा क्योंकि वो बदल नहीं रही है।
तो अगर हम रिवर्स बायस मोड का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, रिवर्स बायस मोड का रेजिस्टेंस होने वाला है 15 डिवाइड बाई 1.5 माइक्रो एम्पियर, डिवीजन देख लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 10⁻6 ओम का। अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में इस हिस्से को हमें सॉल्व करना होगा। तो इस हिस्से का गैप देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए करंट है। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपका जो करंट वोल्टेज डिवीजन है वो कितने का है, 0.1 वोल्ट का है, तो 0.1 वोल्ट लिख लें। और करंट का डिवीजन 16 और 8 का डिफरेंस दैट इज 8, और वो भी क्या, वो भी है आपका मिली एम्पियर, तो -3 करते हैं इसको। देखिए 0.1 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, या कर देते हैं 10 टू द पावर 2/8। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो रिवर्स बायस मोड डिवाइड बाई फॉरवर्ड बायस मोड, अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 है, और डिवाइड बाई है 10 टू द पावर 2, और 8 ऊपर चला गया, देखिए 2 है, सॉल्व कर लेते हैं 8, यहाँ 6 एक साथ, और यहाँ 5, 10 टू द पावर 5, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, एक आसान सी प्रॉब्लम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेटिव होने वाली है। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ डेंसिटी किसी तार का दिया है और उसका एटॉमिक वेट भी दिया गया है, और कह रहे हैं कि एक एटम अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन डिनोट करे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले, जो कि करंट उसमें 16 एम्पीयर की है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि वी बराबर होता है I अपॉन एन ई ए, एन जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, ई इंटू ए खत्म करो तो आई इंटू एल डिवाइड बाई एन इंटू ई। इक्वेशन नंबर 1, लेंथ पता है, करंट पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप आसानी से जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको निकालनी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है, और वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले पता करना होगा इस तार का मास, क्योंकि एटॉमिक वेट दिया हुआ है। देखिए देखिए 60 ग्राम देने के बाद हम एक डाटा निकाल सकते हैं कि 60 ग्राम में Na एटम्स होंगे और उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं इसमें। लेकिन अब इसका मास कितना है अगर वो पता चल जाए तो बड़ी आसानी से हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखा जाए, अब हम सॉल्व करें, देखिए डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके आप क्या बता सकते हैं, मास बता सकते हैं। तो मास ऑफ वायर अगर आप निकालने पहुंचे तो देखिए कितना हो जाएगा, वो दिया है एरिया 10 टू द पावर -6, लेंथ 1, और ये डेंसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, ऐसा कुछ हो जाता है, जिसे हम 5 ग्राम भी लिख सकते हैं। देखिए 60 ग्राम में Na, तो 5 ग्राम में इन 5 ग्राम्स कितने एटम्स मौजूद होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 1/12 ऑफ दिस, Na/12, दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गए बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं Vd की वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vd, दैट इज I 16 एम्पियर, लेंथ 1, और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाले इनको लिख दीजिए, आवागाद्रो नंबर को 6 इंटू 10 टू द पावर 23 रख देते हैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 रख देते हैं। देखिए इसको कट कर दीजिए, यहाँ 10 कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो 2 इंटू 10, और ये सॉल्व करने पर आ गया 10 टू द पावर 4, ऊपर ले जाइए 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दीजिए, या 2 मिलीमीटर पर सेकंड बता दीजिए आंसर हमारा। तो इस तरह से पहला आंसर इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, पेशेंस रख के सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्लूइड का, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वायर लेंथ 1 मीटर है जिसका किसी मटेरियल से बनाया गया, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी 8 दी हुई है, फ्लोट कर रहा है, पहला हिट जो है आर्किमिडीज के लिए जा रहा है। इफ इट इज नॉट वेट बाय वाटर, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वायर अप टू व्हिच इट कैन कंटिन्यू टू फ्लोट इज सरफेस टेंशन दिया हुआ है। सरफेस टेंशन क्यों दिया है, क्योंकि ये सरफेस पर अटका हुआ है, डूबा नहीं, आर्किमिडीज वाला सीन नहीं लग रहा है, सबमर्जिंग नहीं हुई। तो सिचुएशन में ये सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वही वेट को काउंटर कर रहा है। तो देखा जाए तो सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, F अपॉन L इफेक्टिव, और जब वायर होता है तो L इफेक्टिव दोनों साइड हो जाती है, 2L हो जाती है, तो F/2L हो जाएगा। अब यहाँ से जो फोर्स बनेगा मतलब सरफेस टेंशन इंटू 2L, वही चीज हमारे वेट को क्या कर रही होगी, काउंटर कर रही होगी। तो सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, F की वैल्यू वेट के बराबर तभी उस सरफेस पर टिका रहेगा। तो ये फोर्स कैसे लिखा जाएगा बताइए, सरफेस टेंशन इंटू 2 ऑफ लेंथ, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम लिखेंगे πr², लेकिन हम उसे d²/4 करेंगे क्योंकि डायमीटर पूछा गया है, L रहने देते हैं, डेंसिटी कर देते हैं, इंटू कर देते हैं ग्रेविटी। अब जरा देखिए D की वैल्यू पूछी गई तो सीधा सीधा आसानी से एक फॉर्मूला बनाइए, उसमें रख लीजिए, बाद में एक साथ वैल्यू रख लेंगे, 4 सरफेस टेंशन 12 डिवाइड बाई पाई कर लीजिए, यहाँ पर लेंथ रख दीजिए और डेंसिटी ऑफ मटेरियल रख दीजिए और ग्रेविटी रख दीजिए। देखिए लेंथ से लेंथ उड़ गया। अब सारी वैल्यूज उठा कर रखिए, यहाँ पर कह रहे हैं 4, हमारा सरफेस टेंशन कितना है 22.5 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 डिवाइड बाई पाई रहने देते हैं। इसकी डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इसकी 8 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, वाटर से 8 टाइम्स हैवी है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर इसको 3 कर दें और ग्रेविटी की वैल्यू 10 रहने दें। जरा देखिए 4 2 जा 8, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर सॉल्व किया तो जरा देखिए यहाँ कितना है 10 टू द पावर 4 आ गया, 22.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये चला गया तो 10 टू द पावर -4। इसको आप लिख लें
2.25, एक पावर और कम कर दें तो यहाँ 7 की बजाय -6 बचेगा, ये 1.5 है और इधर 10⁻³ है, तो आंसर आया 1.5 mm। अब 1.5 mm वो कह ही रहे हैं कि कितना मिलीमीटर में होगा, तो सीधा आंसर 1.5 होगा। अगेन सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, करें कि दो लिक्विड हैं ए और बी जिनके कॉन्टेक्ट एंगल्स आपको दे दिए गए हैं, ए की वैल्यू cos थीटा है, cos थीटा भी दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करें के पॉजिटिव है तो के cos थीटा है बाई cos थीटा भी है, वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वैल्यू 0 से 180 के बीच में आप ले सकते हैं, ऑब्ट्यूज एक्यूट कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि cos की वैल्यू अगर दोनों cos पॉजिटिव हो या दोनों cos नेगेटिव हो तो के पॉजिटिव रहेगा, दोनों cos में से एक cos पॉजिटिव और एक cos नेगेटिव हो तो के की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। उनमें से अगर a 0 हो जाए, मतलब cos थीटा वाला टर्म 0 हो जाए तो k 0 हो जाएगा, और b इंफिनिटी वाला कोई केस हो नहीं सकता है, तो यानी कि यही एक संभावना है 0 पॉजिटिव नेगेटिव की। तो कह रहे हैं k पॉजिटिव है, लिक्विड a हैज प्लेन व्हाइल b हैज कॉन्केव मेनिस्कस। k का प्लेन होना मतलब cos 90 0 हो जाना। तो याद रखिएगा k पॉजिटिव नहीं, k जब पॉजिटिव होगा तो थीटा a और जो थीटा b है वो दोनों क्या हो, याद रखिएगा दोनों एक्यूट हो या दोनों ही क्या हो, ऑब्ट्यूज हो। ठीक है, अब ऐसा तो कोई सीन है नहीं यहाँ पर, के 0 होने का सेंस है थीटा ए का 90 डिग्री होना, और के निगेटिव होने का सेंस है थीटा ए एंड थीटा बी या तो दोनों मतलब दो में से एक एक्यूट हो एक ऑब्ट्यूज हो, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला वाला गलत हो रहा है, क्योंकि एक कह रहे हैं फ्लैट हो गया है प्लेन, के 0 हो गया तो उसमें थीटा ए 90 होना चाहिए, लिक्विड ए हैज कॉन्केव मेनिस्कस, खत्म हो गया ये। के निगेटिव है, लिक्विड ए एंड बी हैव कॉन्केव मेनिस्कस, दोनों सेम होने पर पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा ही ऑप्शन बच रहा है, बिना पढ़े लगा दीजिए, के नेगेटिव है, लिक्विड ए हैज कॉन्केव मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज कॉन्केव मेनिस्कस। ये फ्लूइड का क्वेश्चन है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है ये इस पेपर का। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो पाइप है जिनके सक्सेसिव रेजोनेंस दिए हुए हैं 425, 595 और 765। स्पीड ऑफ साउंड प्रोवाइड किया गया और पूछा गया है क्लोज्ड एंड या ओपन एंड है और पाइप की लंबाई निकालो। तो जरा सोचिए, अगर ये क्लोज्ड होता तो दो सक्सेसिव के बीच में 2f का गैप है, अगर ये ओपन होता तो दो सक्सेसिव के बीच में f का गैप होता। यहाँ पर गैप है कितना है देखते हैं, 595 माइनस 425 करते हैं तो आंसर आने वाला है 170 हर्ट्ज। और ये अगर फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में होता तो ये भी इसी के मल्टीपल होते, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर 170 के तो तीनों मल्टीपल है नहीं। तो क्लोज्ड वाले पे चलते हैं, देखिए 2f की वैल्यू अगर 170 होती है तो सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी हमारी 85 हो जाती है और ये इसी के मल्टीपल्स हैं 425, 595 और 765। जरा देखिएगा 425 इस फंडामेंटल का 5th मल्टीपल है और फिर अगला वाला 7th होगा, फिर उसके बाद अगला वाला 9th होगा। तो उस सिचुएशन से ये तो पता चल गया कि ये क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड होने से हमारे ऑप्शंस पहले बचते हैं और ये थर्ड बचता है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब लंबाई कितनी है इस पर बात करते हैं। तो अगर 5th हार्मोनिक 425 है तो उस सिचुएशन अगर 5th हार्मोनिक पता चल गया तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5v/4l लगाते हैं और l की वैल्यू निकालते हैं 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय 4 × 425। सॉल्व करते हैं, एक कॉमन रिजल्ट आ जाएगा 340 डिवाइड बाई 5 4 × 425, आंसर 1 मीटर। कैलकुलेट करके देखिए 1 मीटर आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कोलिजन का प्रॉब्लम है। कोलिजन में याद रखिएगा, कोलिजन में हमें फॉर्मूले ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि कोलिजन में दो इक्वेशन बना के सोल्यूशन बना के भी क्या करेंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे साथ फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहें। जैसे हमें v1 निकालना है कोलिजन के बाद, तो पहला यहाँ लिख लें m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ लिख लीजिए u1, फिर दूसरा टर्म लिखिए 1 प्लस ई, यहाँ पर हो जाएगा m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक की वेलोसिटी निकाल लेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। तो हमें v1 की वैल्यू देखिए कैसे मिलती है, m1 पहला मास m है, फिर e हमें 0.6 दिया हुआ है और दूसरा मास 2m है ना। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर मास लिखेंगे तो m प्लस 2m लिख देंगे, पहले वाले की वेलोसिटी 1.5 और दूसरा रेस्ट में कहानी ही खत्म। कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है, m माइनस 1/2 ऑफ m डिवाइड बाई 3 ऑफ m, यहाँ 1.5 हो गया। सॉल्व करने पर ये देखिए 0.2 ऑफ m 3 ऑफ m इंटू 1.5 हुआ, मल्टीप्लाई करने पर देखिए 0.5 आ गया, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, दिस इज माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा केवल पहला आंसर है, इसलिए इसी को आप टिक मार देंगे। दूसरे वाले को करेंगे तो यहाँ m1 को m2 से और m2 को m1 से रिप्लेस कर दें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कह रहे हैं कि एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, 100 टर्न है, 2.5 एम्पीयर की करंट है और एक एंड पर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो याद रखिएगा ये फाइनाइट सोलेनॉइड है। फाइनाइट सोलेनॉइड के किसी एंड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेंटर का आधा होता है। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI/2
और यहाँ L लिख दीजिए आप, सब कुछ हमें दिया ही है, हम रखा देंगे। म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और करंट इसमें 2.5 एम्पियर है, और 2 लेंथ इसकी हमें दे दी गई है 50 सेंटीमीटर, ये 0.5। देखिए 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब यहाँ पर सारी पावर्स लिख लेते हैं, सारी पावर्स लिखने की जरूरत नहीं, 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, यहाँ बस पाई बचेगा। तो पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यहाँ 100 हो गया, 2.5 इंटू 4, ये एक और 10 हो गया, सारी पावर्स एक साथ कर दें, तो पाई 10 टू द पावर 3, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा -4। तो यानी कि 3.14 इंटू 10 पावर -4 पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम दिख रहा है। कह रहे हैं कि एक फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, 1h2 1h2 2Ha3 बन रहा है, 3.2 MeV निकल रहा है। तो अगर देखा जाए तो दो ड्यूटीरियम मिलकर 3.2 MeV एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो एक ड्यूटीरियम कितना दे देगा, 3.2/2 MeV, ये कह दीजिए तो 1.6 MeV। अब 2 किलो अगर ड्यूटीरियम है तो वो कितने एटम्स या कितने ड्यूटीरियम रखेगा जिससे कितनी एनर्जी मिलेगी, ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जरा देखिए, ड्यूटीरियम का एटॉमिक वेट 2 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम में अवागाद्रो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। तो 1 ग्राम में कितना मौजूद होगा बताइए, Na/2। तो यहाँ पर कितने केजी दिया गया है, 2 केजी या 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो करेगा Na/2 इंटू 2000, या देखा जाए तो 1000 ऑफ Na एटम्स ड्यूटीरियम के मौजूद होंगे, जबकि एक ड्यूटीरियम 1.6 MeV एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरे एटम्स कितनी एनर्जी देंगे, टोटल एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है, बस एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। 1000 और अवागाद्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। दीज आर द टोटल एटम्स, और एक एटम 1.6 MeV। आंसर MeV में इसी में रहने देते हैं। देखिए 1.6 इंटू 6 9.6, सारी पावर्स एक साथ करें 23 और ये 3 26 MeV। अब ये देखिए 9.6 लगभग 10 है, तो इसको 10 टू द पावर 7 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट चॉइस बन जाएगा, आसान सा है। लॉजिक गेट का एक सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पूछा जा रहा है। अब इसको आप बुलियन एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल मैच कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरा प्रेफर होता है हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन निकालना, तो बुलियन एक्सप्रेशन से जाएंगे, फिर फाइनल कैलकुलेशन देखेंगे। जरा देखिए यहाँ से ए चला गया, तो यहाँ पर हम ए बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ए गया तो ए बार हो गया, नॉट से पास आउट कर गया, यहाँ बी। ये गेट कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट का बुलियन लिख देते हैं, फिर ये और गेट है, जोड़ के लिख देते हैं, ये और ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा बार लगा हुआ है। तो अब इस तरह से हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। अब फाइनल आउटपुट कोई ऐसा डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसमें डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट रखकर सोल्यूशन बनाएं। देखिए 0 0 पर 0, 0 0 पर 1, 0 0 पर 1, 0 0 पर 0। तो पहला इनपुट अगर 0 0 आप चुन लें तो 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम पहला ऑप्शन चुनते हैं 0, 0 पर। देखिए आउटपुट क्या होगा, दिस इज 0 0 बार एंड दिस इज 0। देखिए 0 + 1 डॉट 0, दिस शुड बी 0। तो 0 0 पर 0 होना है, तो ये खत्म कर दिया आपने और ये खत्म कर दिया आपने, बस A 1 और 4 में कुछ ऑप्शन होने वाला है। तो अगला जैसे ही मैच करते हैं 0 1 पे 0, यहाँ देखिए 0 1 पे 1, तो आपको अगला एलिमिनेशन राउंड कर लेते हैं इसमें। तो 0, 1 लिखते हैं, तो यहाँ देखिए 0 गया, यहाँ 0 बार है, यहाँ 1 है। देखिए 0 + 1 डॉट 1 करते हैं, तो ये 0 1 हो गया और फाइनल आउटकम 1 है। तो 0 1 पे ये बन जाएगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन इसको क्या कर लेंगे, चुन लेंगे पहले वाले पे, बाकी कुछ मैच करने की आपको जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज फैराडे लॉ का ये प्रॉब्लम है। कह रहे हैं एक लूप है जिसका एरिया कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड कर दिया गया है, रेजिस्टेंस भी दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल टू द प्लेन रखा गया है। नॉर्मल टू द प्लेन रखा गया है लूप को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखा गया है। थीटा 0 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो व्हेन इट इज पुल्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर निकाल लिया गया, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, फ्लक्स भी 0 हो गया। तो यहाँ पर चेंज हुआ है। अब चेंज होने की वजह से इसमें कितना चार्ज फ्लो किया गया है ये बात उन्होंने दे दी। अब कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनिशियल वाला। तो फाइनल अगर इनिशियल ऑफ फ्लक्स लिखें तो B इंटू ए इंटू कॉस 0 लिखेंगे, नॉर्मल लिखा है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो गया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं तो L लिख लेते हैं, और फाइनली इसमें कोई फ्लक्स नहीं है क्योंकि बाहर निकाल लिया गया है, कह रहे हैं आउट कर दिया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो अब हम जब इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला लिखते हैं Q, तो हम लिखते हैं डेल्टा फाई बाई आर विद माइनस सिंबल। अब यहाँ लिखा जाए माइनस फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई आई बाई आर, और यहाँ Q का वैल्यू। तो अब सबकी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर -5 दिया हुआ है, इनिशियल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स 40 है, यहाँ पर हमारे पास एरिया दिया हुआ है 0.01, और मैग्नेटिक फील्ड तो अननोन ही है, रेजिस्टेंस देखिए 20। सब कुछ अगर हम सॉल्व करें, देखिए 0 0 यहाँ 2 हो गया, इस 2 से इस 2 को कट कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -2, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, यानी कि ऑप्शन पहला इसका क्या हो जाता है, करेक्ट
हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले सेक्शन में ये प्रॉब्लम दिया गया है, कह रहे हैं कॉपर का बल्क मॉडुलस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है और प्रेशर भी प्रोवाइड किया गया है। तो कह रहे हैं परसेंटेज इन वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ कॉपर प्लेस्ड इन दिस चैम्बर विल, कह रहे हैं कितना परसेंटेज उस चेंज होगा कॉपर में जिसको इस चैम्बर में रख दिया गया। तो ये तो आसान सी प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप लिखते हैं वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि इसमें चेंजमेंट उल्टे होते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो उस नेगेटिव चेंज को कंपनसेट करने के लिए माइनस लगाते हैं ताकि बल्क मॉडुलस हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव। अगर इस तरह से सॉल्व करने जाएं तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या होने वाली है, याद रखिएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कोई बात नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल लेंगे। चूंकि परसेंटेज चेंज की बात कह रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना भी है। तो डेल्टा पी बाई वी इंटू 100 केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा है, सब कुछ दे दिया गया है। प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 345 इंटू 10⁻6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस दिया हुआ है यहाँ पर कितना 138 इंटू 10⁻9। अगर हम ओवरऑल सॉल्व करने जाए तो देखिए 345 138 लिख लेते हैं इंटू 10⁻, देखिए 8 ऊपर है और ये नीचे चला गया 10⁻⁻9 हो गया। अगर सॉल्व करें तो ये लगभग कितना आने वाला है, वो 2.5 के आसपास को चला जाएगा, -1 कर देते हैं तो फाइनल आंसर 0.25% बन जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस पेपर को सॉल्व किया। ये पेपर ओवरऑल मॉडरेट है, थोड़ा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, तो फार्मूले सब तैयार भी कर लेने चाहिए आपको। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो 29 को होने वाला है। और एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो जरूर से जरूर देख लें क्योंकि वहाँ पर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें ताकि इस तरह के और कंटेंट भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।